शर्ट क्या हुई? टिश्यू ये शर्ट क्या हुई? ये शर्ट में पूरी खोल देता हूँ फटाफट। ये शर्ट क्या हुई? ये शर्ट पूरी है ना, मस्कुलर टिश्यू ओके है ना भाई। मसल की बात हो रही, मसल बनाते ये भाई एकदम जोरदार है ना। ये हो गया आपका कौन, रामलाल का मसल है आपके, मान लो ठीक है, ये आपका रामलाल का। चलो भाई शुरू करें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्री क्लासेस। और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 का टिश्यू चैप्टर जो है उसका एनिमल टिश्यू वाला पोर्शन। पूरा एनिमल टिश्यू एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और बहुत ही जोरदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। सर क्या पूरा हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। पूरा एनिमल टिश्यू वन शॉट में लेने वाले हैं और बहुत ही जोरदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ आएगा। डिटेल में समझाऊंगा, कहीं पे भी कोई पॉइंट मिस नहीं करने वाला हूं मैं। तो बिल्कुल ध्यान से लेक्चर देखना और बिल्कुल मजा आए तो एक बार जोरदार तरीके से लाइक सब्सक्राइब आग लगा देना, जो कर सको सब कर देना भाई, स्प्रेड करना जितने लोगों को नीड हो। ओके भाई चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यू पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा वर्ड लिख लेते हैं हम। टिश्यू होता क्या है, क्या देख लेते हैं कि सर टिश्यू होता क्या है। ओके सर, TISSUE टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? बहुत कॉमन सी बात है, सब लोग बोलेंगे टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। हाँ सर सबको पता चल गया अब तो इतना, हालांकि अब तुम इतना पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता ही चल गया होगा टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। जी हाँ बिल्कुल सही का मतलब है कि नॉर्मल हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? टिश्यू। टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल मिलकर जब एक काम करने लगे तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं टिश्यू। क्या सिर्फ इतना सा ही मतलब है टिश्यू का? नहीं, सिर्फ इतना सा मतलब नहीं है। टिश्यू का एक्चुअल मतलब समझो। टिश्यू का मतलब है एक साथ जो है सेल, बट वो काम भी एक कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो एक ही काम करें है ना। हैव सिमिलर स्पेशलाइजेशन, इनकी स्पेशलाइजेशन, सब लोग एक काम में एक्सपर्ट भी हों। ऑल्सो एंड है ना, एंड सिमिलर स्ट्रक्चर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होना चाहिए। ऐसे लोगों को हम टिश्यू बोलते हैं। मतलब टिश्यू का मतलब सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल नहीं है। टिश्यू का मतलब वो सेल का ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर में भी सेम हो, फंक्शन भी सेम करते हैं और एक इनकी स्पेशलाइजेशन भी सेम हो, उन्हें हम यहां पर क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टिश्यू। सर थोड़ा सा हमें समझाओ, इसका एग्जांपल ऐसे समझो आप, जैसे मान लो कि भाई मैंने एक रेस्टोरेंट खोला। क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ जो स्टार्टअप है, छोटा सा सेटअप लगा रहा हूँ मैं, है ना। तो छोटे से सेटअप में मैंने क्या करा, एक वेटर रखा अभी जो सब इंडियन चाइनीज सब कुछ बना लेता है, कॉमन वेटर है। एक वो जो एक कॉमन बावर्ची रख लिया है ना। और उसके बाद मैंने क्या करा, एक सर्विंग करने के लिए अभी मैंने कहा कि मैं ही सर्व कर दूंगा भाई, अपन अभी किसी को क्यों, बस एक छोटू रख दिया जो टेबल वेबल साफ करता है और मैं काउंटर पे भी मैं बैठा हूँ, बकायदा चल रहा है। थोड़े टाइम में क्या हुआ, रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा। अब जब रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा तो मैंने क्या करा, अब थोड़ा सा लोग, मैंने 4-5 बेंचें और बढ़ा दी, सब कुछ व्यवस्था बढ़ा दी। अब मैंने एक वेटर रख लिया कि भाई एक वेटर रख लिया, मैं सर्व नहीं करता, मैं सिर्फ बैठता हूँ, पैसे वगैरह काटने काम कर रहा हूँ। और अब बाकी काम कौन कर रहा है? मेरा जो वेटर है वो खाना वगैरह सर्व कर रहा है। मैंने खाना बनाने वाली भी दो रख ली, इंडियन अलग और चाइनीज अलग। अब थोड़े टाइम में क्या हुआ, और ज़्यादा चलने लगा मेरा रेस्टोरेंट। अब मैंने क्या करा, इंडियन का अलग, चाइनीज का अलग, इटालियन का अलग है ना, जूसेस का अलग, सबके अलग अलग सेक्शन में अलग अलग स्पेशलाइज मैंने वेटर रख दिए, शेफ। और उसके बाद मैंने वेटर भी अलग रखे कि भाई देख, ऑर्डर वाले वेटर ये होंगे, ये वाले वेटर सर्विंग कर रहेंगे और ये वाले वेटर टेबल क्लीनिंग के होंगे। और अब मैं पैसे भी नहीं काट रहा। पैसे काटने के लिए मैंने एक व्यक्ति को रखा, भाई तू काट, मैं सिर्फ आराम से बैठने वाला हूं, है ना। तो अब मैंने समझ आया क्या करा, समझो। जब हमारा काम कम था तो एक शेफ ही काफ़ी था सब लोगों के लिए। जब मैंने स्टार्टअप करा था चीज़ें कम थी, जब मेरे पास काम कम था तो एक शेफ काफ़ी था, है ना। वेटर की भी रिक्वायरमेंट थी, मैं खुद ही सर्व कर रहा था, एक ही छोटू सा काफ़ी था जो क्लीनिंग कर रहा था। बट जैसे जैसे मेरा काम बढ़ा, जैसे जैसे मेरी चीज़ें बढ़ने लगी, मेरा डिमांड बढ़ गई थी, तो मैंने डिमांड के हिसाब से क्या करा, मैंने ग्रुपिंग करी। पर क्या मैंने ऐसे ग्रुपिंग कर दी कि भाई किसी को भी कोई भी काम पकड़ा है? नहीं, मैंने ऐसे शेफ पकड़े जो इंडियन बनाने में एक्सपर्ट है, उन्हें इंडियन वाले पे रखा। ऐसे शेफ पकड़े जो चाइनीज बनाने में स्पेशल है, तो चाइनीज वाले पे रखा। ऐसा वेटर पकड़ा जो मुझे पता है कि ये ऑर्डर अच्छे से ले पाएगा, ये सर्विंग का काम अच्छा नहीं करेगा, ये ऑर्डर अच्छा लेगा, तो उसको ऑर्डर का लेने का काम करा। ऐसे लोग मैंने हर क्लास को डिवाइड करा। क्यों? जब मेरे पास काम बढ़ा, मैंने उस काम के लिए, मुझे अब उसी काम के लिए, पहले एक व्यक्ति जो काम कर रहा था, अब मुझे उसी काम के लिए मल्टीपल लोग की जरूरत है। पर वो मल्टीपल लोग कैसे होना चाहिए? वो उस काम में एक्सपर्ट होना चाहिए।
सिमिलरली जब हमारी बॉडी की बात करें, नॉर्मली एक सेल सारे फंक्शन कर लेता है। जैसे मैं अमीबा की बात करूं, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट अमीबा के अंदर डाइजेशन भी है, एक्सक्रीशन भी है, रेस्पिरेशन भी, मल्टीपल काम कर रहा है। बट अब बॉडी कैसी हो गई, अब बॉडी बड़ी हो गई कंपेयर टू अमीबा, बॉडी एक बड़ा पार्ट हो गया है ना, मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हो गए, मतलब बहुत सारा फंक्शन हो जाएगा, अब बहुत सारा काम है। तो अब हमें इतना सारा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारा ग्रुपिंग करना। अब एक सेल पूरा काम नहीं करेगा, अब बहुत सारे सेल को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेल जो पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट है, जैसे मान लो डाइजेशन का काम करते हैं, तो बहुत सारे सेल हमने देखा कि यार ये वाला सेल का जो ग्रुप है ये डाइजेशन में एक्सपर्ट है। अब क्योंकि ये डाइजेशन में एक्सपर्ट है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर फंक्शन डाइजेशन कर रहा है, स्ट्रक्चर में भी सिमिलर होगा, तो इनको अपन एक साथ रख देते। तो अपन ने ऐसे लोगों क्या बोला, टिश्यू। आई होप आपको समझ में आ गया। टिश्यू का मतलब है वो ग्रुप ऑफ सेल जो कि स्ट्रक्चर में भी सेम है, फंक्शन में भी सेम है, और सेम पोजीशन भी। इवन में यहां पे सेम पोजीशन भी बोल सकता हूं, क्योंकि एक ही जगह पे होता है। इवन मैं यहां पर सेम पोजीशन भी बोल सकता हूं इन सम केसेस, है ना। सेम पोजीशन पर है, सिमिलर फंक्शन कर रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर है और सिमिलर स्पेशलाइजेशन है। ऐसे लोगों को मैं ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलूंगा बच्चे में, यहां पर मैं इनको बोलूंगा टिश्यू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जी सर, समझ में आ गया है। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की, जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। क्या है भाई टॉपिक हमारा, एनिमल टिश्यू। ओके सर, समझो बेटा, एनिमल टिश्यू का यहां पर क्या मतलब है कि एनिमल्स के अंदर जब हम टिश्यू देख रहे होंगे तो एनिमल टिश्यू मतलब एनिमल्स के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स को देखना है जो एक ही फंक्शन करते हैं, एक ही स्पेशलाइजेशन रखते हैं, एक ही स्ट्रक्चर है जिनका, और सेम पोजीशन पर है। हमें ऐसा सेल का ढेर देखना है, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स मतलब हम भी आते हैं भाई, वी आर ह्यूमंस, है ना, हम भी जानवर ही हैं भाई, है ना। हम कभी कोई तुम्हें जानवर बोल के जाए तो ये मत बोलना कि भाई बुरा लग गया, नहीं भाई, बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर कभी कोई आपको जानवर बोले तो क्या बोलना, बोले अभी तक तुम्हें पता नहीं चला था। यस, हम ह्यूमन आर एनिमल इटसेल्फ ना, हम भी तो जानवर है। कभी कोई तुम, वरना आजकल लोग क्या करते, ईगो पे लेते, बोले जानवर बोलेगा, है भाई, तुम बुरा नहीं मानना, तुम्हें करना है भाई, जानवर बोल दिया भाई, मेरे को तो पता था, आपको पता नहीं था, बहुत दुख की बात है, क्षमा करो, आप हमें माफ करो, आपको नहीं पता था, है ना। तो हम भी एनिमल्स में आते हैं। आपके जनरली ऑल जो मैमल्स हो गए, जितने भी मैमल्स की बात कर लो मैं, आपके एलिफेंट, काउ, डॉग एक्सेट्रा, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द एनिमल किंगडम, एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। और इंसेक्ट्स भी आपके एनिमल किंगडम में आते हैं, दिस ऑल इंक्लूड इन द एनिमल किंगडम। हमें इन सब की बात करना है। ओके जी सर, समझ आया। अब एनसीईआरटी की भाषा के ऊपर बात करते हैं। एनसीईआरटी में कैसे बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलती है बोले जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी रेस्पिरेशन करें तो हमारा चेस्ट अप डाउन होता है। देखो हुआ, मेरा भी हुआ, आप भी चेक करो, आपका भी हो रहा है, तो चेस्ट अप डाउन हो रहा होता है ना। बोले जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर वो ऑक्सीजन क्या करती है, ब्लड क्या करता है, वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। फिर वो ऑक्सीजन किसी खाने, मतलब उन्होंने बोला था नहीं, उन्होंने बोला फूड एंड ऑक्सीजन। फूड मतलब एक्चुअल में यहाँ पे फूड नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे वो बोलना चाहता है ग्लूकोज, है ना, क्योंकि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलकर हमारे सेल के लिए क्या बनाता है, एटीपी, और एटीपी से ही हमारा पूरा सेल काम करता है। जी सर, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी याद आ रहा हो कुछ तो, है ना, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अगर सेल के पास देखो, आप एक्चुअल में हम लोग क्या है, एक्चुअल में हमारा बॉडी का पूरा काम कौन करता है, सेल ही करता है ना। वी आर जस्ट अ बंडल ऑफ सेल, हम एक सेल के ढेर ही तो है कुल मिला के, तो हमारे पूरा काम कौन कर रहा है, सेल ही कर रहा है। अगर सेल के पास एनर्जी है, मतलब हमारे पास एनर्जी है, सेल के पास एटीपी क्या है, सेल की एनर्जी है। अब सेल को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, क्योंकि सेल थक गया, मान लो सेल ने कोई काम करा, सेल थक गया तो क्या चाहिए, एनर्जी, एटीपी। तो सेल को एटीपी चाहिए। एटीपी कैसे मिलेगा बच्चे, एटीपी मिलेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। एनसीईआरटी से फूड एंड ऑक्सीजन बोल रही है, ये फूड एंड ऑक्सीजन सब, अब क्योंकि हमारे पास एक सेल नहीं है ना, मल्टीपल सेल्स है, तो पूरे सेल तक हमें क्या पहुंचाना है, यही ग्लूकोज, यही ऑक्सीजन हमें सारे सेल्स तक पहुंचाना है। जब हमें सारे सेल्स तक ये ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो ब्लड क्या करता है, सब में ट्रांसपोर्ट करता है। जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है ब्रीदिंग में, है ना। तो ऐसे मल्टीपल काम हमारे अंदर हो रहे होते हैं ना। तो और ये एटीपी किसको मिलते हैं, मसल सेल्स को मिल रहे होते हैं। फिर मसल हमारे जो है मूवमेंट करते हैं, है ना, या फिर और डिफरेंट सेल्स को मिलते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है, ये जो सारी बातें मैंने बोली, एनसीईआरटी ऐसे करके ये समझाना चाहती है आपको कि एक्चुअल में तुमने इतना सारा जो सब बोला, ये जो ब्लड बोला, ये जो मसल बोला, ये सब क्या है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल टिश्यू। जी हाँ, ये सब एनिमल टिश्यू का ही एग्जाम्पल है। ब्लड हो गया, क्योंकि ब्लड क्या है, ब्लड पूरे में हमारे बॉडी में, है ना। ब्लड क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल, ब्लड इज अ ग्रुप ऑफ सेल जिसने पूरे काम
संभाल के रखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का, है ना। मसल्स क्या, मसल ने पूरा मूवमेंट का काम संभाल के रखा है, मसल आ रहा ग्रुप ऑफ सेल्स, बोलते हैं सब कुछ, ऑल दीज इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसमें एनसीईआरटी ने कोई बहुत विशेष बातचीत नहीं करी, सिर्फ इतना ही बोला था पहले पैराग्राफ में। आगे बढ़ते हैं, अब एनसीईआरटी बोलती है एनिमल टिश्यू के ऊपर, आपने नोट कर लिया होगा आई होप, है ना। अब बोलती है एनसीईआरटी कि एनिमल टिश्यू को हम बच्चे यहाँ ग्रुपिंग करते हैं, क्या करते हैं, एनिमल टिश्यू को ग्रुपिंग करते हैं। ओके, आ जाइए सर। बोले एनिमल टिश्यू को यहाँ पर वी कैन कैटेगराइज इन 4 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं हम, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। मैं आपको एक ओवरऑल फ्लो चार्ट ही बना के दे देता हूँ, आपका हेल्प हो जाएगा, है ना। ओवरऑल फ्लो चार्ट बना के दे देते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ चलो भाई आ जाओ। क्या बोलते हैं सबसे पहले, एनिमल, ओके एनिमल, ओके ये हो गया टिश्यू, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को इन्होंने कितने पार्ट्स में बांटा, इन्होंने बांटा 4 पार्ट्स में। एक पहला कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ओके सर, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। एपिथेलियल टिश्यू को इन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूट करा कहाँ पर, देखो एपिथेलियल टिश्यू को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, कैसे, बोला स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, है ना। देन उन्होंने क्या, स्पेलिंग गलत हो गई भाई, स्क्वामस एपिथेलियम, है ना, अभी भी हाँ सही है, स्क्वामस एपिथेलियम। देन उन्होंने क्या बोला, कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, है ना। देन उन्होंने क्या बोला, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ओके समझ गए सर, है ना। ये आपने 3 टाइप के आपके एपिथेलियम, जिसमें स्क्वामस के अंदर उन्होंने कैटेगरी लाए, स्क्वामस के अंदर क्या कैटेगरी लाए, स्ट्रेटिफाइड, है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, एपिथेलियम, है ना। यहाँ पे कॉलमनार में लाए सीलिएटेड कॉलमनार, है ना, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, है ना। ओके सर, सीलियम, ओके। यहाँ पे क्यूबॉइडल में लेके आए, क्या लेके आए क्यूबॉइडल में, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप जाते हैं, नेक्स्ट कौन सा चुना इन्होंने, नेक्स्ट चुना इन्होंने कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा है नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू, ओके सर, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन को देखा इन्होंने, देखो कनेक्टिव टिश्यू में इन्होंने देखा, सबसे पहले इन्होंने देखा ब्लड, ओके, है ना। सेकंड पे इन्होंने क्या देखा, सेकंड पे इन्होंने देखा बोन, ओके, है ना। फिर उन्होंने देखे कार्टिलेज, है ना, कार्टिलेज, या फिर इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूँ थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, आ जाओ, है ना। क्या देखा इन्होंने, ऐसे देखा, क्योंकि ये शॉर्ट है ना, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, है ना, टेंडन, सब पढ़ेंगे भाई आज, है ना, सब कुछ डील करेंगे, है ना। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, और आपको यहाँ पर हम एक और इन्होंने देखा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ओके, है ना। अच्छा इसके बाद इन्होंने क्या बोला, तीसरा टाइप का कौन सा टिश्यू था इनका, मस्कुलर टिश्यू, है ना, मस्क्यूलर, है ना भाई, मस्कुलर, दम की बात हो रही, मसल वसल की बात हो रही भाई, है ना। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में कितनी कैटेगरी थी, 3 कैटेगरी, कौन कौन सी थी, स्ट्राइएटेड मसल, स्ट्राइएटेड मसल, फिर उसके बाद अनस्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड, और आपके कार्डायक, है ना, कार्डायक, ओके, कार्डायक मसल, ठीक है, ओके। अच्छा नेक्स्ट में आपके इन्होंने चौथा टाइप कौन सा था, आई होप ये दिख रहा होगा आपको, नर्वस टिश्यू, है ना। इसके अंदर कोई कैटेगराइजेशन स्पेसिफिकली नहीं करी गई है, ठीक है। तो कितने टाइप के टिश्यू देखे इन्होंने, एनिमल टिश्यू आर 4 टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल के अंदर 3 टाइप्स है, स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जिसमें भी अगर मैं बात करूं तो स्क्वामस एपिथेलियम जो उसके अंदर आपका कौन कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनार के अंदर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, और क्यूबॉइडल के अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, ब्लड,
ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरोलर एंड एडिपोज, दीज आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये सब। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या है, मस्कुलर टिश्यू में स्ट्राइएटेड मसल, अनस्ट्राइएटेड एंड कार्डियक मसल, नर्वस टिश्यू में कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। ये आपका पूरा इस चैप्टर में, ये पूरा एनिमल टिश्यू का वन फ्लो चार्ट बना दिया मैंने आपको, जिससे एक फ्लो चार्ट आपको, आज के पूरे लेक्चर में हम ये सारी चीजें डील करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में करेंगे बेटा, चिंता नहीं करना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े भाई फटाफट। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। क्या वो अपन स्टार्ट करते हैं एपिथेलियम टिश्यू से, है ना। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से, है ना, थीलियल टिश्यू। ओके स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू, समझो। एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअल में देखो वर्ड से ही आ रहा है बेटा, एपी का मतलब यहाँ पे होता है ऊपर, है ना। एपी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एपी मतलब जब भी एपी होता है तो समझ लेना ऊपर की बात हो रही है, अपर लेयर की बात हो रही है, ऊपर, या फिर आप क्या बोल दो, अपर लेयर। एक्चुअल में मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी बोलता हूँ कि बेटा इफ यू वांट टू विन इश्क मोहब्बत विद बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी से प्रेम करना है तो एक आसान तरीका बता रहा हूँ, सुन लो, समझ लो, अंदर दिमाग में फिट कर लो। सर क्या है कि नाम पकड़ो, बायोलॉजी तुमसे प्रेम खुद करेगी। बायोलॉजी से प्रेम करने का आसान तरीका बेटा, नाम पकड़ो, बायोलॉजी प्रेम कर लेगी। ओके सर, तो क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, है ना। एपी मतलब क्या है, अपर, थीलिया मतलब क्या, लेयर, है ना। थीलिया मतलब क्या, लेयर ऑफ सेल्स, थीलिया मतलब लेयर ऑफ सेल्स। तो क्या हुआ इसका पूरे का मतलब, अपर लेयर ऑफ सेल्स, है ना। ऐसा टिश्यू जो अपर लेयर क्रिएट करता है। एक्चुअल में एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो हर जगह की लाइनिंग क्रिएट कर रहा है। हर जगह की क्या क्रिएट कर रहा है बच्चे, लाइनिंग क्रिएट कर रहा है। कोई भी आपको कवरिंग करना हो, कहीं पर भी आपको कवरिंग करना हो, क्या करना हो, कवरिंग करना हो या लाइनिंग करना हो, है ना, लाइनिंग करना हो आपकी हर जगह। सर समझ नहीं आया, थोड़ा अच्छे समझे। देखो मान लो जैसे मेरी बॉडी है, अब मेरी बॉडी पे अब सबसे ऊपर की तरफ क्या है, स्किन है ना। स्किन ने क्या, स्किन ने पूरी बॉडी को कवर करके रखा। मानो स्किन नहीं होती तो क्या होता, अंदर का जो हमारा पोर्शन है वो पूरा क्लियर दिख रहा होता, है ना। अगर कभी आपको भगवान न करे, कभी अगर लगी करी हो, आपके अंदर की स्किन दिखती होगी, है ना, बहुत आपको दिखती होगी पिंकिश कलर की। आपको कभी उस पर हवा भी टच होती है, आपको पेन होता है। क्यों, क्योंकि स्किन आपको क्या करके रखी, प्रोटेक्ट करके रखती है ना। स्किन ने एक अपर लेयर, जैसे हमारी कॉपी नहीं होती, कॉपी के ऊपर कवर है। कवर क्या कर रहा है, कवर हमारे अंदर कॉपी को बचा के रखता है ना। कभी अगर पानी गिर गया तो कवर के ऊपर से पानी साफ कर लेते हैं, कवर फाड़ देते हैं, तो हमारी कॉपी सेफ है ना। कवर क्या कर रहा है, कॉपी को प्रोटेक्ट कर रहा है ना। कॉपी के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा के रखा हुआ है। दिस सिमिलरली हमारा एपिथेलियल टिश्यू काम है। एपिथेलियल टिश्यू हमारी हर जगह पे, कोई भी पार्ट हो, कोई भी हमारे बॉडी पार्ट के ऊपर जहां लाइनिंग बना, जैसे मानो ब्लड वेसल्स की बात करूं मैं, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल अपन ने बनाए, पर ब्लड वेसल को कवर भी तो करना पड़ेगा। ब्लड वेसल की लाइनिंग कैसे बनी है, एपिथेलियल टिश्यू। कोई भी ऑर्गन उठा लेते हैं, कोई भी ऑर्गन की बाहर की लाइनिंग जनरली किससे बनी होती है ना, आपके एपिथेलियल टिश्यू से। तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ टाइम, हमेशा तो नहीं पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम, कोई भी जगह की ऊपर की लेयर की अगर बात होती है तो क्या होता, किससे बनी होती है, जनरली एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। क्या काम होता है, कवरिंग का काम करता है, लाइनिंग का। अच्छा एक और काम क्या कर रहा है, बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। क्या कैसे एक्ट कर रहा है, बैरियर। सर बैरियर कैसे, समझो। अगर मानो यहाँ से कोई बैक्टीरिया आया, मान लो कोई बैक्टीरिया, हेलो हेलो डट, ये बैक्टीरिया और ये स्किन है, ठीक है। बैक्टीरिया अंदर जा रहा था, डर डर, स्किन, बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने कहा चलो हमें अंदर जाना है, स्किन से बोला हमें अंदर जाना है, स्किन ने बोला क्यों, बोले अरे हमें अंदर जाना है, स्किन ने बोला नहीं जाने देंगे। इस बैक्टीरिया बोला हम तो जाएंगे, स्किन ने बोला जाके बताओ, है ना। बैक्टीरिया का नहीं साहब नहीं जाने देंगे, स्किन बोला जाके बताओ, और फिर स्किन ने धक्का दे दिया, बैक्टीरिया नहीं जा पाया। क्यों, क्योंकि कोई भी हमारे ऑर्गेनिज्म को, किसी भी चीज को अगर हमारे अंदर के पार्ट तक पहुंचना है तो उसे सबसे पहले स्किन को पार करना पड़ेगा। तो ये बैरियर क्रिएट कर देती है किसी भी चीज को, हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल बॉडी के बीच में, है ना। बैरियर बिटवीन, इट फॉर्म्स द बैरियर बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरमेंट, एक्सटर्नल मतलब बाहर का जो एनवायरमेंट है ना, सराउंडिंग जो है बाहर का एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड बॉडी, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड बॉडी के बीच में हमारे क्या करती है बैरियर क्रिएट कर देती है। अच्छा दूसरा इसका काम क्या है, ये आपका प्रोटेक्शन भी कर रही है। अभी आपको बताया था क्या कि आपके जो बॉडी कवर की मैं बात करूं, आपके जो बॉडी कवर की अगर मैं बात करूं कि आपकी बॉडी की, आपकी जो लेयर है, आपकी बॉडी की जो ऊपर की लेयर है, ये आपकी प्रोटेक्शन ही तो कर रही है। कॉपी के ऊपर जो कवर का काम है वो क्या कर रहा है, कवर प्रोटेक्शन ही तो कर रहा है ना। दिस ऑल इज जस्ट प्रोटेक्शन इटसेल्फ। ये प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, आपका एपिथेलियल टिश्यू ही तो कर रहा है। तो दिस ऑल ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है क्योंकि अपर लेयर फॉर्म हो रहा है। ऐसे करके मल्टीपल काम है जो आपके एपिथेलियल टिश्यू आपके लिए कर रहा होता है ना। एपिथेलियल टिश्यू परमिएबिलिटी का काम भी कभी कभी कर देता है। परमिएबिलिटी मतलब परमिशन देना, चीजों को ट्रांसमिशन होने का परमिशन देने का काम भी एपिथेलियल टिश्यू आपका करता है। आई होप
सॉरी फॉर द इंटरप्शन बच्चे, आ जाओ। अपन क्या बोल रहे थे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपका प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपकी ऊपर लेयर है, सबसे ऊपर की लेयर है, तो ये आपके प्रोटेक्शन को भी आपको प्रोटेक्ट भी करती है। ओके, अब थोड़ी सी एपिथेलियल टिश्यू की है तो हमने फंक्शंस की बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग की तरह काम करता है, लाइनिंग की तरह काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है, एंड आपका प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन में काम करता है। मैं इसको अगर हो तो आपको एक बार सेग्रीगेट करके थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू के अपन ने सबसे पहले यहां देख लेते हैं फंक्शंस। क्या देखे फंक्शन में अपन ने कि आपके फंक्शन में क्या क्या देखता है बेटा, की पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट। लाइनिंग्स की तरह काम करता है, कवरिंग में आपका काम कर रहा होता है, ये बैरियर बन जाता है, परमिएबिलिटी करता है, परमिएबिलिटी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपका एक और काम क्या कर रहा था अभी, आपका प्रोटेक्शन कर रहा था। ये आपके सारे इसके क्या हो गए, फंक्शन हो गए। अब इसकी अपन कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर की प्रॉपर्टी। ये जो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है दीज सेल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड, मतलब ये सेल आपस में बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल ही चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल ही। तो बोलते हैं इनके बीच में, क्योंकि अब देखो, अब क्योंकि ये चिपके हुए होते हैं तो इससे क्या होता है कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तो इसको एनसीईआरटी लिखती है दीज आर टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, है ना। अच्छा, और इसके बाद एक लाइन और लिखती है नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। क्या बोला, नो इंटर सेल्यूलर स्पेस। सर नो इंटर सेल्यूलर स्पेस का मतलब क्या है, समझो। ये व्हाट इज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स का ग्रुप का मतलब क्या है, आप एपिथेलियल सेल का ग्रुप हुआ उसको एपिथेलियल टिश्यू बोला, है तो सेल ही। अब इंटर का मतलब क्या है समझो, हम आपने सुना होगा, आपके स्कूल्स में होता होगा इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। तो व्हाट डज द वर्ड इंटर मीन, इंटर का मतलब दो स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन, है ना। इफ यू आर सेइंग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब दो स्कूल के बीच में कॉम्पिटिशन, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन दो हाउस के बीच में कॉम्पिटिशन, मतलब किसी भी दो चीजों के बीच में अगर बोल रहे होते तो हम बोलते हैं इंटर वर्ड, है ना। यहाँ क्या लिखा है, इंटर सेल्यूलर, दो सेल के बीच की जो स्पेस है, मतलब दोनों सेल जो है, मतलब इस टिश्यू के आसपास, इसके टिश्यू के अंदर जो सेल्स है वो दोनों सेल ऐसे चिपके हुए होते हैं कि इन टिश्यू के आसपास दोनों सेलों के बीच में कोई स्पेस नहीं रहती, दोनों सेलों के बीच में, इंटर सेल के बीच में स्पेस नहीं होती। देखो नाम पे लिखा है नो मतलब नहीं, बीच में सेल के स्पेस नहीं, बीच में सेल के स्पेस, सेल के बीच में स्पेस नहीं होती है। ओके, और क्या बोलते हैं यहां पर, एक और चीज यहां पर होती है, क्योंकि आप समझो एक चीज, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। अब देखो, क्योंकि दीज आर सेल्स और हमें यहां पर ट्रांसपोर्टेशन तो कर रही है ना, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ऑल तो भेज नहीं है। अब क्योंकि इतने टाइटली पैक्ड रहेंगे तो हम कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, तो इनके नीचे हमेशा बोलते हैं रिगार्डलेस, एनसीईआरटी बोलते हैं रिगार्डलेस ऑफ डूइंग समथिंग, इनके नीचे हमेशा एक मेम्ब्रेन प्रेस होती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सर ये क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझो नाम में लिखा है बेसमेंट, बेसमेंट, बेस में जो मिले एपिथेलियल, जहां पर भी एपिथेलियल टिश्यू होगा, हर एपिथेलियल टिश्यू के जो टिश्यू के नीचे की तरफ में एक ग्रुप ऑफ सेल की मेम्ब्रेन होगी जिसे हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। सर ये क्या करती है, क्योंकि इन सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज इन सबको कोई का भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, इनको आपके ग्लूकोज ऑक्सीजन सबको ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प देती है। समझो जैसे ये दो सेल हैं, अब इन दो सेल के मान, ये दो सेल हैं, ऐसे बहुत सारे सेल हैं, अब ये आपस में क्या है, चिपके हुए हैं। अब ये क्योंकि चिपके हुए हैं, अब यहाँ से मुझे को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मेम्ब्रेन जोड़ देते हैं और ये मेम्ब्रेन एक एक करके सबको ट्रांसपोर्टेशन करती रहती है। आगे आपको समझ में, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको हमेशा मिलेगी जहां पर भी एपिथेलियल सेल आपको मिलेंगे। दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। आई होप आपको फंक्शन और प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी। अब अपन फटाफट क्या देखते हैं, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आ जाओ, एपिथेलियल टिश्यू के बेटा आपको यहाँ पे 3 टाइप देखना है वैसे मेजरली, तो कौन कौन से, स्क्वामस, कॉलमनार एंड सिलिएटेड। और बहुत ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी ने दी नहीं है बट अपन फिर भी इसको डिस्कस तो कर लेते हैं, है ना। स्क्वामस है ना, स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम और आपका है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है भाई, एपिथेलियम आप लिख लेना, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए। अब स्क्वामास का मतलब क्या है, देखो एनसीईआरटी बोले द वर्ड स्क्वामास इटसेल्फ मीन द स्केल ऑफ सेल, स्केल ऑफ लेयर। मतलब क्या, स्क्वामास का जो वर्ड है उस वर्ड का ही मतलब है क्या है, उस वर्ड का मतलब बच्चे यहाँ पे द स्केल ऑफ स्किन, है ना, द स्केल ऑफ स्किन। मतलब स्केल कभी आप यूज करोगे, स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल अगर कभी आप यूज करो तो स्केल एक ही सरफेस पर रहता है ना, एक फ्लैट होता है। जी हाँ, स्क्वामास जो होते हैं फ्लैट एंड होते हैं, दीज आर द बिल्कुल फ्लैट एंड टिश्यू। ये बिल्कुल फ्लैट एंड होते हैं, बिल्कुल फ्लैट नेचर के होते हैं, है ना। ये बिल्कुल
फ्लैट होते हैं बिल्कुल, आपको देखने को वैसे कैसे मिलेंगे, ये फ्लैट होते हैं बिल्कुल अगर आप इसको देखेंगे। अच्छा बहुत हाई, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इनको कभी कभी पेवमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। पेवमेंट मतलब जैसे फुटपाथ देखेंगे, फुटपाथ पे जैसे टाइल्स लगे होते हैं ना, बिल्कुल सिमिलरली उसी प्रकार में लगते हैं, तो ऐसा बोलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं, बट यू कैन स्टडी कि इसको पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। ये स्क्वामास होते हैं, ये लाइनिंग, जहां पर भी लाइनिंग बनाने का काम आता है, जहां पर भी लाइनिंग बनाने का काम आता है वहां पर आपको ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये वाला स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू आपको मिल जाएगा, कवरिंग में आपको मिल जाएगा। ये कहाँ का मिल सकता है, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ईसोफेगस के ऊपर, ईसोफेगस की लाइनिंग क्रिएट करने में, है ना, ईसोफेगस की लाइनिंग क्रिएट कर रहा है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग क्रिएट कर रहा है ना, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, ईसोफेगस की लाइनिंग, इन सब की लाइनिंग वगैरह में कौन हेल्प करता है, स्क्वामस एपिथेलियम हेल्प करता है। और यही स्क्वामस एपिथेलियम जब कभी बहुत सारी लेयर में आ जाए, मतलब अभी एक स्क्वामस एपिथेलियम है बिल्कुल फ्लैट एंड पतला सा, अब इसी एक पतले के ऊपर एक और स्क्वामस एपिथेलियम रख दो, इसी के ऊपर एक और स्क्वामस एपिथेलियम रख दो, इसी के ऊपर एक और स्क्वामस एपिथेलियम रख दो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, यहां पे लिख देता हूं कि व्हेन है ना, लेयर्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, लेयर्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, जब यही स्क्वामस एपिथेलियम बहुत सारे एक के ऊपर एक हो जाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बोलेंगे। ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, एग्जांपल ले लो, लाइनिंग ऑफ माउथ, है ना, माउथ की लाइनिंग पे, लाइनिंग ऑफ माउथ में ये आपको इजीली प्रेजेंट मिल जाएगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कौन सा हुआ, आपको समझ आया जी सर, जब यही स्क्वामस एपिथेलियम, ये जो लाइनिंग वाला टिश्यू, जब लाइनिंग आपको मोटी करना हो, है ना, किसी जगह की आपको लाइनिंग कैसे करना हो, मोटी करना हो, जैसे माउथ की लाइनिंग थोड़ी थिक होती है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका, एक लेयर के ऊपर एक और लेयर, एक लेयर के ऊपर एक और लेयर, एक लेयर के ऊपर एक और लेयर, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। आई होप आपको ये समझ आएगा। स्क्वामस मतलब जो पतले से होते हैं, जो लाइनिंग और कवरिंग बनाते हैं, वो एपिथेलियम, वो एपिथेलियल टिश्यू जो कि आपके लाइनिंग बनाते हैं, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल पतले नेचर के होते हैं, है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइनिंग कहीं की भी आपको कवरिंग करना, कोई भी चीज आपको कवर करना है, लाइनिंग बनाना, तो वो पतला ही होना चाहिए, है ना। तो ये आपके ईसोफेगस में, ब्लड वेसल्स में होते हैं, और अगर इसकी स्क्वामस की बहुत मोटी लाइनिंग अगर आप कहीं बनाते हो, एक के ऊपर एक रख के, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये आपके माउथ की लाइनिंग का एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप का आपका एपिथेलियल टिश्यू कौन सा है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज योर आपका कॉलमनार एपिथेलियम। क्या है आपका, कॉलमनार एपिथेलियल, है ना, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। क्या है, कॉलमनार एपिथेलियल, ओके, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये कैसा होता है, देखो द वर्ड कॉलमनार मतलब ये कॉलम वर्ड कहां से है, पिलर। ये पिलर लाइक होते हैं बच्चे, कैसे होते हैं ये, पिलर लाइक। ये थोड़े से आपको ऐसे मिलेंगे, ब्रॉड मिलेंगे, उठे हुए मिलेंगे। अभी तक आपके वो कैसे थे, स्क्वामस फ्लैटेंड थे, फ्लैट थे, ये कैसे होते हैं, ये आपके थोड़े उठे हुए होते हैं, पिलर जैसे होते हैं, है ना, ब्रॉड, ये आपके थोड़े उठे हुए मिलेंगे आपको, है ना। अच्छा, ऊपर से इनका काम क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलते हैं इनका काम है सीक्रीशन। क्या काम है, सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जहां पर भी आपका सीक्रीशन या एब्जॉर्प्शन, मल्टीपल जगह है, कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे हम एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, है ना, वी कैन नॉट देख द प्रॉपर एग्जांपल, बट हाँ, स्वेट ग्लैंड की बात करूं, हमें पसीना आता है। पसीना कैसे आता है, बॉडी के अंदर से क्या हो रहा है, बॉडी क्या कर रही है, बाहर सीक्रेट कर रही है पसीना, तो क्या हुआ, सीक्रीशन का प्रोसेस हुआ। कभी कभी कुछ चीजें हम एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू। तो जब जहां पर सीक्रीशन, वो जब एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करें, सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करने लगे, तो हम वहां पर क्या बोल सकते हैं, वहां पर हम बोल सकते हैं क्या, वहां पर हम बोल सकते हैं कि कॉलमनार एपिथेलियम जब सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करने लग जाएंगे, तो हम वहां पर क्या बोल सकते हैं, वो कौन से टाइप के हैं, वो कॉलमनार एपिथेलियम है। ओके सर, समझ गए। अब यहां पे वो भी देख लो किससे करते हैं, सीक्रेशन किससे करते हैं, सीक्रेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया, एक स्ट्रक्चर होता है, और यहां पे एब्जॉर्प्शन किससे कर रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं माइक्रोविलाई, है ना, माइक्रो, एनसीईआरटी ने माइक्रोविलाई नहीं दिया, सीलिया तो दिया हुआ है। सीलिया क्या होता है, सीलिया फिंगर हेयर लाइक प्रोजेक्शन, सिंपल धागे होते हैं, ऐसे समझ लो आप, है ना। तो जब धागे ऐसे चलें, कैसे करें, ऐसे धागे जो ऐसे करें, ये समझ रहे, मूवमेंट देखो, ये जब ऐसा मूवमेंट हो तो ये क्या हो रहा है, मैं धक्का दे रहा हूं किसी चीज को, क्या कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, सीक्रेट कर रहा हूं। जब मैं क्या करूं, यूं, जब मैं लेके आ रहा हूं, ये क्या है, माइक्रोवेलाई, एब्जॉर्ब कर रहा हूं, तो माइक्रोवेलाई क्या करते हैं, ऐसा मूवमेंट करते हैं। ये भी साइन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई सुना होगा आपने, विलाई छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर जैसे मतलब ऐसे छोटे छोटे रेशे होते हैं, ऐसे समझ लो आप। और ये क्या, जब ऐसे करें, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो क्या हो गया, माइक्रोविलाई, और जब आपके ऐसे धक्का देने लगे वाले, तो क्या हो गया बेटा, सीलिया हो गया। ओके, सीक्रेशन आया, समझ आया, जी हाँ समझ आया बिल्कुल। तो अब जब ऐसे तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा कॉलमनार एपिथेलियम, ऐसा कॉलमनार एपिथेलियम जो सीक्रेशन करे विथ
हेयर लाइक प्रोजेक्शन विथ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन मतलब यहाँ पे हेयर जैसा कोई हेयर लाइक प्रोजेक्शन जैसे छोटे छोटे बारीक स्ट्रक्चर जब कोई सिक्रीशन करे कॉलमनार एपिथेलियम तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, और अगर एनसीईआरटी ने दिखा नहीं पर आप बोल सकते हो कि कभी ऐसा कॉलमनार एपिथेलियम जो कि क्या करे, एब्जॉर्प्शन करे विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन, तो आप क्या बोलोगे, माइक्रोविलाई कॉलमनार एपिथेलियम या फिर सेम कॉलमनार एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई, आप ऐसा भी बोल सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एग्जाम्पल ले लो, कहाँ कहाँ मिलेगा आपको ये कॉलमनार एपिथेलियम, आपको आपका इंटेस्टाइन में मिल जाएगा, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली बोलते स्मॉल इंटेस्टाइन पे मिल जाएगा आपका। ठीक है, और जहाँ पर भी आपका सिक्रीशन का मल्टीपल जगह काम होता है, अभी आपके लिए बेटर है ना, स्टमक के लेवल मिल जाएगा, तो जहाँ पर भी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम होता है वहाँ पर आपको ये कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ आएगा, फटाफट देख लो एक बार, आया समझ आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट में देखते हैं अगला टाइप का आपका जो कॉलमनार, अगला टाइप का आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू समझेंगे ध्यान से। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये जो होती है ये लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये आपका लेयर ऑफ सेल होता है। क्या होता है सर, ये आपका लेयर ऑफ सेल होता है। ये आपका जो है मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। क्या काम करता है, दिस इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, एनसीईआरटी के हिसाब से वैसे तो ये कभी कभी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कर लेता है, बट एनसीईआरटी लिखती है आपका दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट। और इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, कितने मल्टीपल लेयर्स होते हैं, ना, मल्टीपल लेयर्स। अच्छा, ये इसमें और क्यों, इसमें और कॉलमनार में अंतर है। कॉलमनार ऐसे थे, है ना, स्क्वामास कैसे हैं, वो ऐसे हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, और ये कैसे हैं, क्यूबॉइडल ऐसे हैं। समझ पा रहे हो आप, क्यूबॉइडल कैसे हैं, ऐसे हैं, ये क्यूब शेप में है। ये कॉलमनार कैसे हैं, कॉलमनार आपके कॉलम शेप में है, फ्लैट एंड, तो स्क्वामास तो बिल्कुल फ्लैट एंड ही है। एक बार देख लो, ये आपका क्यूबॉइडल हो गया, तो ये स्क्वामास हो गया, और ये आपका कॉलम नार हो गया। ठीक है, तो बोलते हैं आपका जो आपका आई होप समझ आया होगा यहाँ से। क्यूबॉइडल कैसा था, क्यूबॉइडल बोले मैकेनिकल सपोर्ट के लिए काम आता है। इसमें मल्टीपल लेयर्स होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ये थोड़ा सा कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और ये जो है इसमें मल्टीपल फोल्ड्स होते हैं। क्या बोला मैंने, मल्टीपल लेयर लिख दिया, पर मल्टीपल फोल्ड्स भी लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे फोल्डिंग्स होती हैं, है ना, और इसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती है, और ये आपका क्या बनाता है, ये आपका मॉडिफाई होके ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये ग्लैंड्स की जगह पे, जहाँ जहाँ ग्लैंड्स होती हैं उन ग्लैंड्स की जगह पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लैंड्स में जनरली, ग्लैंड्स में जिस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है वो होता है आपका कौन सा अब आपका होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जो का मैकेनिकल सपोर्ट देता है। बाय डिफॉल्ट मुझे नहीं, बाय डिफॉल्ट वी कैन से दैट ग्लैंड सिक्रीशन ही तो कर रही होती है। कोई भी ग्लैंड का काम क्या है, वो कोई हार्मोन या कुछ सिक्रीट कर रही होती है ना। यस, यहाँ पर भी आपका जो ग्लैंड में आपका मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्शियली बट नॉट कंप्लीटली, ये अभी आपका एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है, बट एनसीईआरटी नहीं लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है मैकेनिकल सपोर्ट में इन्वॉल्व है, मल्टीपल लेयर होती है, इनमें फोल्ड्स होती हैं, और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम इसे बोलते हैं। अब आपको आई होप समझ आया होगा पूरा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 4 टाइप के थे। कौन कौन से थे, अब मैं अपन आगे नेक्स्ट के बारे में बढ़ते हैं कि वो कनेक्टिव पर मैं बता देता हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू अपन ने कितने टाइप का पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यू अपन ने पढ़ा कितने टाइप का, एपिथेलियल टिश्यू बोले टोटल कितने टाइप का है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कौन कौन सा है, आपका स्क्वामास था, कॉलमनार था, और क्यूबॉइडल था। स्क्वामास पतला होता है, लाइनिंग कवरिंग के लिए जगह पे होता है। कॉलमनार आपका थोड़ा ब्रॉड होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, उठा हुआ होता है बाहर की तरफ में, है ना, और उसमें क्या होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन की जगह पे होता है। और सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोविलाई। और आपका एक और होता है कौन सा, दैट इज नोन एज आपका थर्ड वाला आपका क्यूबॉइडल, जो कि आपका जनरली मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पे जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, है ना। कनेक्टिव टिश्यू बेटा ये आपका सबसे बड़ा पोर्शन खत्म हो गया। सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा था, एपिथेलियल। कनेक्टिव थोड़ा सा बड़ा है, जितना बड़ा नहीं है। अब कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले देखते हैं अपन किसकी कहानी। सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज नोन एज
ब्लड भाई, ब्लड 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 बोलते हैं, ब्लड सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है और सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू भी यही है। बच्चा देखो पहले तो नाम पढ़ लो, क्या लिखा है, कनेक्टिव, कनेक्टिव बनाया, बायोलॉजी पढ़ने का आसान तरीका, मोहब्बत कैसे करोगे, नाम पकड़ो भाई, क्या लिखा है, कनेक्टिव, कनेक्शन, जब कनेक्शन बनाएगा भाई, रिश्ते बनाएगा, वो वाले नहीं बेटा, यहाँ पर चीजों को जोड़ने वाले रिश्तों की बात हो रही है, कनेक्शन बनाएगा, कनेक्शन, कनेक्टिव, कनेक्ट करना है ना। तो जब ब्लड क्या करता है, ब्लड में मेरी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखा है कि नहीं करा, मैं यहाँ छेद मारूंगा, मैं नीचे छेद करूंगा तो भी ब्लड निकलेगा, यहाँ छेद करूंगा तो भी ब्लड निकलेगा, यहाँ छेद करूंगा तो भी ब्लड निकलेगा, बिकॉज मेरी पूरी बॉडी कैसे जुड़ी हुई है, ब्लड, सॉरी, मेरी पूरी बॉडी कैसे जुड़ी है, ब्लड से जुड़ी हुई है ना। हाँ, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यस। तो ब्लड जो है इट इज ये सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू एक तरीके से बोल सकते हैं। ब्लड आपका ट्रांसपोर्टेशन, पहले ब्लड हम देख ले, ब्लड में होता क्या है, तो बोलते हैं ब्लड में दो चीजें होती हैं, है ना, ब्लड में दो चीजें होती है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पसल्स, एक होता है ब्लड कॉर्पसल्स। मतलब क्या है सर, ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा, 90 से 92% जो है बोलते हैं प्लाज्मा ही होता है। जो ब्लड लिक्विड होता है ना, कि ब्लड आपने देखो कभी खून निकालो कैसा हो, खून कैसा होता है, बोले लिक्विड होता है, क्यों होता है लिक्विड, क्योंकि इसमें 90 से 92% क्या होता है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा का एक फ्लूइड है, प्लाज्मा का एक फ्लूइड है, पानी जैसा एक फ्लूइड है, जिसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है ना, बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं और मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड मल्टीपल कंपोनेंट्स है, बहुत सारे कंपोनेंट, आयंस हैं, बहुत सारे आइटम है इसके अंदर, ठीक है। और 90 से 92% ऑफ द ब्लड जो है वो हमारा काय से बना हुआ है, वो इसी से बना हुआ है पूरा, इसलिए तो ब्लड लिक्विड है, क्योंकि 90 से 92% आइटम क्या है इसमें, ये है। अब बचा हुआ जो 8% है, अगर मैं बात करूं इस 8% में क्या क्या आता है, इसमें आता है ब्लड कॉर्पस, दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। सर ये इतने से होते हैं, जी हाँ सिर्फ इतने से होते हैं, पर आपको इंपैक्ट बड़ा करते हैं, है ना। ये क्या हो गया, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। अच्छा एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं करा, बट अपन फिर भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तो आपको पता ही है, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। चलो वो मेगाकारियोट्स बोलते हैं, मैंने कहीं नाम बोल दिया। चलो आ जाओ, प्लाज्मा क्या होता है, 90 से 92% इसमें प्रोटीन होता है, बहुत सारा चीज़ें आइटम होता है, और ब्लड कॉर्पसल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड कंपोजिशन। अब ये जो ब्लड होता है इसका काम क्या होता है, इसका ब्लड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। ब्लड की अगर मैं बात करूं तो सबका ब्लड कॉर्पसल्स का फंक्शन पहले अपन देख लेते हैं। आरबीसी का फंक्शन जनरली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन काम करता है जनरली, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, है ना, ये आरबीसी काम हो गया आपका, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काम क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म बोल दो। हमारी बॉडी में जितना भी गड़बड़ होने वाला है, इम्यून सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, या कुछ भी हमारी बॉडी में कहीं पे भी कोई गड़बड़ होगी, हमें कोई हार्म करना रहा बैक्टीरिया पैथोजन, तो डब्ल्यूबीसी हमें प्रोटेक्ट करती है, लड़ाई वड़ाई करने वाला आइटम। या अपना प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स आपको क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन, है ना, क्लॉट फॉर्मेशन बोल दो, या फिर ब्लड कोएगुलेशन बोल दो, आप कुछ भी बोल दो। कभी भी अगर आपको लगी करी होगी, भगवान न करे अगर कभी लगी है, तो आपको कभी लगी होगी तो आपको एक खून का लाल निशान पड़ जाता है, वो क्या है, वो प्लेटलेट्स होते हैं। खून का लाल निशान क्या करता है, वो ब्लड को क्या करता है, ब्लड को लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो खराब ब्लड सेल्स होते हैं, डेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको क्या करता है, वो ब्लड को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करता है और फिर उनकी एक लेयर बना देता है, जिससे आपका प्रोटेक्ट कर देता है कि आपका ब्लड लॉस ना हो। तो ये आपको कौन कर रहा है, ये आपका प्लेटलेट्स करते हैं। बाकी अगर मैं कॉमनली बात करूं एज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ब्लड हमारे पूरी बॉडी में है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड। ये सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट में अपन आगे बढ़ते हैं। ब्लड के बाद अगला कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पकड़ेंगे अपन, भाई बोन। सर बोन भी हमारी पूरी बॉडी में, जी हाँ बोन भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। बोन भी मेरी यहाँ से लेके हर जगह तो बोन है, यस बोन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो बोन इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। बोन क्या कर रहा है, हमें फ्रेमवर्क दे रहा है। बोन क्या देता है, हमें फ्रेमवर्क दे रहा है, सपोर्ट देता है ना। हमारी पूरी बॉडी को ढांचा कौन ने दिया है, बोन ने तो दिया है। हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, हमें पूरी बॉडी को फ्रेमवर्क दिया ना, सपोर्ट, फ्रेमिंग। हमारी बॉडी की फ्रेमिंग किसने करी है, बोन ने तो करी। जैसे अगर आपने कभी फ्रेम खरीदा होगा, आपने फोटो फ्रेम खरीदा, तो फ्रेम में क्या खरीदते हो, चार डंडियां। फ्रेम में क्या है, चार डंडियां तो है जो आपके पूरा सपोर्ट कर रही है उसको, है ना। तो यहीं पर आपकी पूरी बॉडी को किससे सपोर्ट कर रहा है, बोन ने करा। आपने स्केलेटन देखा भी होगा, है ना, स्केलेटन देखा होगा तो आपको पता भी होगा आप वो क्या है। दिस इज ऑल अबाउट आपका बोन क्या है, आपका फ्रेमवर्क या सपोर्ट डेवलप करता है। ये बोन जो किससे बना होता है, ये बोन आपका कैल्शियम, एनसीईआरटी बोलती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना हुआ होता है ये आपका बोन जो है। बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा एक और अच्छा ये हार्ड मैट्रिक्स होता है। कैसा होता है, हार्ड होती है बोन, हम सबको ही पता है, हालांकि इसमें बताने वाली बात नहीं है, बट बोन कैसी होती है, बहुत
बोन बहुत ही हार्ड होती है। जी सर, बोन हार्ड होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे बोन है ऐसे कार्टिलेज भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज जो है ये आपका फ्रेमवर्क को सपोर्ट तो नहीं करती, बट हाँ कार्टिलेज आपकी सॉफ्ट मैट्रिक्स होती है। ये कैसी होती है बच्चे? ये सॉफ्ट मैट्रिक्स होती है ना। इसमें आपका सल्फर होता है, यहाँ पर इसमें आपका कॉन्ड्रेटिन सल्फेट से बना होता है, इसमें आपका सल्फर इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम भी होता है थोड़ा बहुत, है ना। ये आपके जैसे कान है, अब जैसे कान है, अब मेरा कान जुड़ा तो है, मैं कान जोड़ा पर मैं अगर कान को मोड़ सकता हूँ, जैसे हाथ जोड़ा है हाथ को मोड़ थोड़ी सकता हूँ कान की तरह, बट हम इस कान को मोड़ सकते हैं, हाथ को नहीं मोड़ सकते क्योंकि हाथ में बोन है। कान में क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज भी ज्वाइन करने के लिए, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ज्वाइन तो करती, कनेक्ट तो करती चीज़ों को, बट बहुत सॉफ्ट मैट्रिक्स होता है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, मतलब इसके अंदर का जो सोल्यूशन है जिससे ये बना हुआ है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है, जिसके कारण इजीली फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये कार्टिलेज आपकी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है और ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं। ओके, आपको कार्टिलेज और बोन दोनों समझ आया? चलो अब अपन आगे बढ़ जाए, फटाफट देख लो एक बार, आ जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट अपन देखते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट क्या है आपका? लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या है? आ जाओ भाई देख लेते हैं। लिगामेंट का काम क्या है? जो आपके बोन्स को जोड़ता है, बोन टू बोन, जो आपके दो बोन को आपस में जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट एक ऐसा टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, अगेन कनेक्शन कर रहा है किसके बीच में? ये आपके दो बोन के बीच में कनेक्शन कर रहा है। देखो ब्लड, बोन और कार्टिलेज, ये बड़े बड़े कनेक्टिव टिश्यू हो गए जो पूरी बॉडी में कनेक्शन कर रहा है। बट लिगामेंट का एक छोटा सा आपका कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या कर रहा है? ये आपके दो बोन के बीच में कनेक्शन कर रहा है। देन आ जाओ आप टेंडन्स के ऊपर आ जाओ, है ना। टेंडन्स, TENDONS है ना। टेंडन्स क्या करता है आपका? टेंडन्स आपका मसल को कनेक्ट कर रहा होता है, टेंडन आपका मसल्स को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। देन आपके पास आता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा होता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू आपका मसल टू स्किन कॉन्टेक्ट कर रहा होता है, मसल से स्किन को कनेक्ट कर रहा होता है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, जैसे मसल कनेक्ट तो समझ नहीं पाओगे। बोन को अगर मसल से जोड़ना हो तो किस क्या करेंगे? टेंडन। बोन को बोन से जोड़ना है, दो बोन को जोड़ना है, जैसे दो बोन के बीच में जॉइंट होता है वो किससे बनता है? लिगामेंट से बनता है। ये जॉइंट है हमारा यहाँ पे, है ना। ये जॉइंट कैसे बना? लिगामेंट से। बोन को मसल से जोड़ना है तो कौन जोड़ेगा? टेंडन्स जोड़ेंगे। अच्छा मसल को स्किन से जोड़ना है तो किससे बनेगा? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। और एडिपोज क्या है? एडिपोज एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है बच्चे, जो फैट स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? फैट को स्टोर करता है। समझो क्या होता है? फैट को स्टोर करता है। समझो हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल पतली नहीं होती, हमारी स्किन हल्की मोटी है। अगर आप पकड़ के देखो, आपकी जो खाल है, चमड़ी है, ये थोड़ी सी फैट है, ये थोड़ी सी मोटी, क्योंकि इसमें क्या है? इस स्किन के बीच में एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है? ये फैट अपने अंदर भर लेता है और यही फैट हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है स्किन के लेयर में, है ना। यहाँ पे स्टोर हो जाता है। कैसे स्टोर हुआ? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में। बट ये कनेक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो लिगामेंट एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो बोन टू बोन जोड़ता है, टेंडन बोन टू मसल जोड़ता है, आपका एरोलर कनेक्टिव टिश्यू मसल टू स्किन जोड़ता है, और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोर करता है। इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स है कि लिगामेंट जो होता है वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं, कंपेयर टू टेंडन थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा हार्ड। मैंने बोला टेंडन बहुत हार्ड होता है, बट कंपेयर टू लिगामेंट टेंडन थोड़ा सा हार्ड होता है। और एरोलर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मल होता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हीट भी स्टोर करता है, बोलते हैं हीट भी स्टोर कर लेता है थोड़ी बहुत, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आपको ये सारा कनेक्टिव टिश्यू समझ आया होगा। एक बार फटाफट इसको देख लो, लिख लो। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। नेक्स्ट अपन को जो पढ़ना है, नेक्स्ट इज अवर मस्कुलर टिश्यू। भाई मसल की बात होगी भाई, मस्कुलर टिश्यू। ओके भाई आ जाओ। नेक्स्ट इज अवर मस्क्यूलर टिश्यू। ओके मस्कुलर टिश्यू भाई, है ना। मस्कुलर टिश्यू ओके, है ना भाई। मसल की बात हो रही, मसल वसल बना दो। ये भाई एकदम जोरदार, है ना। ये हो गया आपका कौन? रामलाल का मसल है आपके, मान लो, ठीक है। ये आपका रामलाल का मसल वसल हो गया, है ना। ये आपके मस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है। देखो दिख रहा है मसल वसल दिख रहा है। ड्राइंग अच्छी नहीं भाई मेरी, तो तुम ऐसे ही देख लो इसको, ऐसे ही अच्छा लग रहा हाथ है भाई, है ना। तो मस्कुलर टिश्यू की बात हो रही है। ओके सर, ये आपको ऐसा वाला मसल है ना भाई। आ जाओ। तो मस्कुलर टिश्यू आपके कितने? मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू जिन सेल से बने होते हैं, मसल सेल से बने होंगे। मस्कुलर टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ मसल सेल। मस्कुलर टिश्यू कैसे बना होगा? मसल सेल से बना होगा, है ना। एनसीईआरटी लिखती है इनको मसल फाइबर, है ना। क्या बोलती है एनसीईआरटी? मसल फाइबर बोलती है इन्हीं को, है ना। बोले मसल फाइबर जुड़ता है और आपका मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर बनाता है ना। ओके। और क्या बोलती है एनसीईआरटी? और ये बोलती है मस्कुलर टिश्यू जो है ये आपके मसल सेल्स ही होते हैं। ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रही है मसल? क्या कर रही है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। ये आपके मूवमेंट में हेल्प करते हैं,
ये आपका फंक्शन हो गया इस मस्कुलर टिश्यू का। क्या हो गया, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इसके फंक्शन के ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये फंक्शन हो गए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है मसल, आपके मूवमेंट में हेल्प कर रहा है और मल्टीपल काम आपके मसल्स हमारा, पर मेजरली आपको यही याद लिखना चाहिए पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी में बस एक ही बात लिख दो अगर आप, वो भी एडिशनल में है कि इसमें जो है डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन इन्वॉल्व, है ना, बहुत सारा प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं इस मूवमेंट के प्रोसेस में। एग्जांपल के तौर पे आपको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लिख देना है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जब हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, जैसे मैंने मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, ये रिलैक्स करी, ये कॉन्ट्रैक्ट करी, ये रिलैक्स करी, कैसे करा, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्रोटीन्स होते हैं इन्वॉल्व, जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है और इसमें कुछ बैंड्स होते हैं, है ना, एंड मल्टीपल डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट, मल्टीपल डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट। बेटा ये लाइन सिर्फ आपको समझना पड़ेगी, थोड़ा सा ये लाइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसका कोई बेसिक नहीं दिया, सर पैर कुछ नहीं, बस एक लाइन लिखती। एक्चुअल में मसल को जब हम पढ़ते हैं सीनियर क्लासेस में, तो हम मसल के अंदर बहुत सारा एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बात करूं तो मसल को हम बैंड्स पढ़ते हैं, मसल के अंदर अलग अलग बैंड होते हैं कि मसल के इस हिस्से को हम एक बैंड मान लेते हैं, इस हिस्से को एक बैंड मान लेते हैं। तो अभी आप ऐसे समझ लो कि मसल जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के डिफरेंट प्रोटीन के हेल्प से इनके होते हैं मसल के अंदर, और दूसरे मसल के अंदर बैंड होते हैं जो अलग अलग बैंड के मूवमेंट के कारण ही हमारा हाथ या हमारे कोई भी बॉडी पार्ट हम मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बैंड में शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे ये बैंड यहाँ पे कोई, उसमें ये वाला हिस्सा खिसका, फिर ये वाला हिस्सा खिसका, फिर ये वाला हिस्सा खिसका, ऐसे करके इसमें शिफ्टिंग हो जाती है, जिस कारण से हम मूवमेंट कर पा रहे होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, इसके फंक्शन हो गए। अब हम फटाफट देखते हैं क्या इसके, अब हम देखते हैं इसके फटाफट टाइप। चलो अब देखते हैं अपन मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स बहुत ही ज़्यादा नहीं है हमारे पास, बड़ा ही शॉर्ट सा है हमारे पास। टाइप्स में क्या है, टाइप्स में हमारे पास 3 टाइप आते हैं, स्ट्राइएटेड मसल, है ना, अनस्ट्राइएटेड मसल, और उसके बाद आपके आता है एक और आपका कार्डियक मसल। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं, दैट इज स्ट्राइएटेड मसल, अनस्ट्राइएटेड मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक है, आ जाते हैं। स्ट्राइएटेड मसल को एक और नाम भी दिया जाता है वॉलेंटरी मसल, वॉलेंटरी, है ना, वॉलेंटरी मसल भी बोला जाता है इनको इनवॉलेंटरी भी बोला जाता है ना। ओके चलो, अच्छा एक और आप नाम दे सकते हो, अनस्ट्राइएटेड को स्मूथ भी बोला जाता है। अनस्ट्राइएटेड को क्या बोला जाता है, स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है। अनस्ट्राइएटेड को क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके वॉलेंटरी मसल हो गए, इनको स्ट्राइएटेड बोल दो या वॉलेंटरी बोल दो। ये आपके स्मूथ मसल्स होते हैं, या इनको आप स्मूथ मसल बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इनको इनवॉलेंटरी मसल बोल सकते हो, अनस्ट्राइएटेड मसल बोल सकते हो। इनका नाम एक ही है भाई, कार्डियक मसल। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अपन फटाफट इसको देखते हैं एक बार। अगर आपको इसमें से कुछ देखना है, एक बार इनके नाम वगैरह कुछ और देखना है तो फटाफट आप इसको देख लो भाई। चलो बढ़े आगे, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके अब इनके नाम को फटाफट, स्ट्राइएटेड मसल, अनस्ट्राइएटेड मसल, और आपका नेक्स्ट है कार्डियक मसल। कौन सा, कार्डियक मसल, है ना, समझ। स्ट्राइएटेड मसल वो मसल होते हैं जो हमारे वॉलेंटरी एक्शंस में हेल्प करते हैं। काहे में हेल्प करते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस में हेल्प करते हैं। वॉलेंटरी का मतलब क्या है, वॉलेंटरी का मतलब यहाँ पर है कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उन्हें हम बोलते हैं वॉलेंटरी। जैसे अगर मुझे हाथ मूव करना है तो मुझे पता है इतना ही मूव करना है, मुझे पता है इतना ही मूव करना है। जैसे मैं चल रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं इससे ज़्यादा चला तो मुझे गड़बड़ हो जाएगी, मैं गिर भी सकता हूँ। मुझे पता है मैं इससे ज़्यादा पीछे गया तो मैं गिर जाऊँ। तो जब हम अपनी जो मूवमेंट जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में, दीज ऑल आर हमारे कंट्रोल्ड मूवमेंट, दीज ऑल आर हमारा कंट्रोल्ड मूवमेंट, दीज ऑल आर हमारे कंट्रोल्ड मूवमेंट होती है। ये सारे कंट्रोल मूवमेंट हम कैसे कर रहे हैं, ये सारे कंट्रोल मूवमेंट हम कैसे कर रहे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ हमारे स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्राइएटेड मसल जो होते हैं हमारे, स्ट्राइएटेड मसल जो हमारे होते हैं, ये आपके क्या करते हैं बच्चे, ये आपके स्ट्राइएटेड मसल जो होते हैं ये आपके वॉलेंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारे वॉलेंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं कौन से, अनस्ट्राइएटेड मसल्स। कौन से आते हैं, अनस्ट्राइएटेड मसल्स। आपके आते हैं अनस्ट्राइएटेड, ये आपके इनवॉलेंटरी एक्शंस वाले होते हैं। कौन से होते हैं,
इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे आपका मल्टीपल आपके, जैसे आपको वॉमिटिंग आ रही है ना, अब वॉमिटिंग आपके कंट्रोल में थोड़ी ना होती भाई, आ रही है तो आ रही है, या फिर आपके पलकों को झपकना बार बार, आपके कभी कभी आईज ब्लिंक कर रही होती ना, अब जैसे आप थोड़ी देर तक के लिए तो कंट्रोल कर सकते हो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए कि हम नहीं करेंगे, आंख ब्लिंक नहीं करेंगे, पर एक थोड़े टाइम बाद हमारी आंख ऑटोमेटिकली ब्लिंक होने लगती है, बिकॉज दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शन। ये एक्शन ऐसे एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में, जो है ये एक्शन ऐसे एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, दीज आर नॉन एज अनस्टाइटेड मसल्स। उसके बाद आते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक भी इनवॉलेंट, बेटा कार्डियक कहाँ पे होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं ना, नाम में लिखा है कार्डियक, कार्डियक वर्ड जनरली रिलेटेड टू हार्ट, ये आपके हार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, दिल के ऊपर की बात है, और दिल को आप कभी संभाल नहीं सके हो बेटा, यहाँ वो वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे हार्ट बीट की बात हो रही, हार्ट बीट करता है ना भाई, हम कंट्रोल थोड़ी ना कि भाई चलो आज थोड़ी देर मन नहीं कर रहा, आज थक गए, बोले दिल थोड़ा कम धड़को, ऐसा तो नहीं करते ना, दिल के ऊपर, दिल तो कंटिन्यू, हार्ट तो हमारा कंटिन्यू बीट करता है ना, दीज आर इट इज ऑल्सो इनवॉलेंटरी, ये भी कैसा होता है, ये भी आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस ही कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद अगर मैं और बात करूं, तो आपके जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, स्ट्राइटेड मसल होते हैं आपके नॉर्मल, आपके सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, एक सेकेंड बच्चे, ठीक है, आजा, सॉरी, है ना। अच्छा ये इसके बाद अपन बात करते हैं जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, ये आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, ये जो आपके अनस्ट्राइटेड होते हैं ये आपके यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी आपके सिमिलर चलेंगे, आपके जो हार्ट वाले हैं ये आपके कैसे चलेंगे बच्चे, ये भी आपके सिमिलर ऐसे ही चलने वाले हैं, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके, आपको समझ आया होगा, है ना। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, ये आपके अनब्रांच्ड होते हैं, कौन से, स्ट्राइटेड आपके अनब्रांच्ड होते हैं, स्ट्राइटेड आपके अनब्रांच्ड होते हैं और सिलेंड्रिकल नेचर के होते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब ये आपके अगर आप इनको देखोगे तो ऐसे सिलेंडर शेप के मिलेंगे, ऐसे होते हैं ये आपके, ठीक है। अच्छा स्मूथ आपके कैसे होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं। टेपरिंग एंड्स का मतलब मैं अगर बात करूँ आपके कैसा, इनके एंड्स जो होंगे वो चिपके हुए मिलेंगे आपको, ऐसे, है ना, एंड्स कैसे मिलेंगे आपको, चिपके हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। ये और ये आपके ये जो आपके कार्डियक होते हैं ये भी आपके पार्शियली सिलेंड्रिकल होते हैं। कार्डियक की अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपके पार्शियली सिलेंड्रिकल ही होते हैं, ठीक है। ओके, और ये आपके ब्रांच्ड होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। आपको आई होप समझ आ गया होगा, क्या समझ आ गया होगा कि सर ये समझ आ गया है हमें कि आपके ये वाले जो होते हैं आपके स्ट्राइटेड, ये वॉलेंट्री एक्शन जो आपके एक्शन कंट्रोल कर सकते हैं उनमें होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होता है वो आपका कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड आपका कैसा होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर, अनब्रांच्ड होता है और ये सिलेंड्रिकल है। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या करता है, अनस्ट्राइटेड आपका यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, टेपरिंग एंड्स होते हैं, और आपको यहाँ पे कार्डियक के ऊपर यूनी न्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच होते हैं, और ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। आई होप आपको ये वाला पूरा टाइप ऑफ मतलब समझ में आ गया होगा। अपन फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आगे की तरफ में अपन इसको बढ़ जाते हैं और अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट टिश्यू, दैट इज अवर नर्वस टिश्यू। क्या है बेटा, नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू किस कौन से सेल से बनता है, तो नर्वस टिश्यू बनता है नर्व सेल से, ग्रुप ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का नाम क्या है, नर्व सेल का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है नर्व सेल का, न्यूरॉन नाम है भाई, न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसे पढ़ेंगे, न्यूरॉन पढ़ेंगे अभी देखो, मास्टर पढ़ाएगा एकदम जोरदार तरीके से। न्यूरॉन कैसे दिखता है समझ लो, देखो पहले तो मैं न्यूरॉन का डायग्राम बना देता हूँ, है ना। इसका फंक्शन वगैरह भी सब देखते हैं, पर पहले हम यहाँ पे ये नर्व सेल को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इसके फंक्शन भी देखते हैं, ठीक है। समझो क्या है, आप देखो ध्यान से, पहले पार्ट्स को देख लो। इसको बोलते हैं बेटा, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये आपका सेल की, ये नर्व से, ये सेल का सबसे बड़ा, सेल का न्यूक्लियस हो गया, तो ये आपका नर्व सेल का न्यूक्लियस हो गया। ये आपकी सेल की बॉडी हो गई, इसे बोलेंगे सेल बॉडी या फिर साइटोन, ठीक है, सेल बॉडी या फिर साइटोन। अच्छा ये जो आपकी पंखड़ियाँ निकल रही हैं ना, ये साइड में उड़ रही है, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। अच्छा ये जो आपकी लास्ट में ब्रांचेस दिख रही है इन्हें बोलते हैं टर्मिनल ब्रांचेस। क्या बोलते हैं, टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। अच्छा ये जो आपके छोटे छोटे नॉब दिख रहे हैं बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब, या फिर इसका एक और नाम है साइनेप्टिक वेसाइकल,
है ना। अच्छा नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं भाई, है ना। बोले एनसीईआरटी हमें ऐसे लिखती है, आप गलत पढ़ा रहे हो। गलत नहीं भाई, समझो। अब इसको पढ़ना बड़ा आसान है। सर कैसे पढ़ेंगे? देखो ये रहा न्यूरॉन। सर कहाँ है न्यूरॉन? हमें तो नहीं दिख रहा, देखो अभी दिखेगा आपको, ध्यान से। आप आई होप कैमरा में आ गया होगा पूरा, है ना। ये देखो, ये मैंने बना लिया न्यूक्लियस, ये मैंने बना लिया पंखुड़ियाँ हो गई, ठीक है। ये ऐसे, ये एक, देखो भाई ध्यान से देखो, ये रहा आपका न्यूरॉन, देखो ध्यान से, अगर आपको दिख रहा होगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? डेंड्राइट। ये डेंड्राइट निकल रही हैं, ये आपकी सेल बॉडी, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका एक्सॉन, ये एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, ये समझ लो मेरी इतनी बॉडी नहीं है, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन। ये आ गया आपका आखिरी का पोर्शन, ये नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग आ गई, टर्मिनल ब्रांचेस। ये ब्लैक ब्लैक अगर आपको डॉट दिख रहे होंगे मेरे हाथ पे, ये टर्मिनल एंडिंग, इन ब्रांचेस के ऊपर क्या है? ये आपके साइनेप्टिक नॉब है। ऐसे दिखता है भाई न्यूरॉन। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। अच्छा करता क्या काम है? देखो होता क्या है यहाँ पर, इसका काम है न्यूरॉन का, इसमें इंपल्स ट्रांसमिशन होता है। सर इंपल्स क्या होता है? इंपल्स को सरल भाषा में बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंपल्स यहाँ पे क्या हुआ? इंपल्स का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। देखो अगर मान लो आपको कोई ने छुआ, आपको कोई ने छुआ, मैंने यहाँ पे छुआ, तो मुझे यहाँ से क्या, मेरे को ये छुआ, तो मुझे ब्रेन को तुरंत पता चला कि छुआ। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने छुआ, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से गई? इधर से गई ब्रेन तक। पर कौन लेके गया? यही नर्व सेल का बहुत सारा, एक नर्व सेल, दूसरा नर्व सेल, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल। ये भी याद रखना है आपको सेल चैप्टर में, ये लॉन्गेस्ट सेल है, ये नर्व सेल का ग्रुप है। और एक के बाद एक के बाद देखें, और ये एक के बाद इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते गए और यहाँ तक इन्फॉर्मेशन गई। और इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं गई कि छुआ, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। जब आपको कोई टच करता तो आपको पता चला ना, छुआ, कितना छुआ, कैसा छुआ, गुड टच, बैड टच, ये सारी चीज़ें हम समझ जाते हैं ना। अगर कोई हमें टच करता है, हमें टच से कितनी सारी चीज़ें समझ आती है, बिकॉज हमारे जो नर्व इंपल्स है ये एक बार में मल्टीपल इंफॉर्मेशन ट्रैवल करा देते हैं। और ये इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इंपल्स। ये इंपल्स ट्रैवल हो जाती है थ्रू दिस नर्व सेल्स। और ये नर्व सेल कौन करा रहा है एक्चुअल में? ये नर्वस टिश्यू के कारण। नर्वस टिश्यू का रोल होता है, फंक्शन यही होता है बच्चे, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, इंफॉर्मेशन ट्रैवल कराने में नर्वस टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होती है सर इंफॉर्मेशन ट्रैवल, वो भी देख लेते हैं। मान लो मैंने छुआ, अब ये पहले डेंड्राइट के बाद इंफॉर्मेशन गई, डेंड्राइट इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जाता है? साइटोन के पास, फिर न्यूक्लियस उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, क्योंकि सेल का ब्रेन क्या है? एक तरीके से न्यूक्लियस, नॉट कंफर्म बट हाँ बोल सकते हैं, सेल का ब्रेन एक तरीके से न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन गई, न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन एक्सॉन पे पहुंचाई, एक्सॉन 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 पे गई, फिर टर्मिनल ब्रांचेस पे गई, फिर टर्मिनल ब्रांचेस पे ये जो ब्लैक कलर के आपके बॉल लगे, यहाँ पे ये लगे, ये ब्लैक वाले बॉल है, ये आप गए और इन्होंने केमिकल रिलीज करा, जिससे आगे वाले न्यूरॉन को पता चल गया। जैसे एक न्यूरॉन ये रहा, एक न्यूरॉन ये रहा, इस न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन भेजी, यहां से एक गोला निकला, फिर ये गोला यहां से क्या गया? दूसरे न्यूरॉन के हेड पे आया, यहां से एक और इंफॉर्मेशन भेजी। ऐसे करके इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती रही और ये इंफॉर्मेशन पास हो गई। तो नर्वस टिश्यू का रोल होता है आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराना। नर्वस टिश्यू आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होता है, जहां पर भी आपको फील होता है वो हर जगह पे आपको नर्वस टिश्यू है। बिकॉज नर्वस टिश्यू आपको क्या करता है? इंफॉर्मेशन ट्रैवल कराने का काम करता है। और नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। डेंड्राइट का काम क्या है? इंफॉर्मेशन लेना, दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन लेना, केमिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेता है ये। उसके बाद एक्सॉन, साइटोन सेल बॉडी है, सेल बॉडी के बाद हमारा एक्सॉन में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, फिर आपका टर्मिनल ब्रांचेस में इंफॉर्मेशन जाती है, फिर साइनेप्टिक नॉब जो वो दूसरे न्यूरॉन तक आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है थ्रू डिफरेंट केमिकल्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, बट आपके सिलेबस में वो नहीं इन्वॉल्व होता है। अच्छा एक और चीज समझ लो, जब इंफॉर्मेशन यहाँ ट्रांसमिट होती है डेंड्राइट वगैरह पे तो केमिकल फॉर्म में होती है, बट एक्सॉन में इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चल रही होती है। एक्सॉन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाती है। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन केमिकली ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाती है। क्यों? क्योंकि आपने देखो ना करंट कितना फास्ट होता है। आप कभी बटन, आपने बल्ब लगाया, करंट बटन चालू गई, तुरंत लाइट आ गई, है ना? कितना फास्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? इसलिए यहाँ पर फास्ट मूवमेंट में यहाँ पे करंट मूवमेंट होता है। सर करंट लगता है, हम फड़फड़ाते तो नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे एक्सॉन के ऊपर एक और कवरिंग होती है, एक और कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोला जाता है। ये माइलिन शीट जो है ये एक्सॉन के ऊपर होती है, कहीं कहीं सिर्फ कोने कोने पे नहीं होते, तो नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। बट अभी आप उतना डिटेल में नहीं जाओ, सिर्फ आप इतना समझो क्या कि आपका जो है एक्सॉन के ऊपर कोई एक लेयर होती है जिसे माइलिन शीट बोलते हैं। ऐसे समझ लो, ये आपका डेंड्राइट, ये आपका सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, ये एक्सॉन, ये मेरा हाथ क्या हो गया? न्यूक्लियर, ये आपका एक्सॉन हो गया, ये मेरी शर्ट क्या हो गई? माइलिन शीट हो गई। ये शर्ट क्या हो गई? ये शर्ट मैं पूरी खोल लेता हूँ फटाफट। ये शर्ट क्या हो गई? ये देखो, ये शर्ट पूरी क्या हो गई? माइलिन शीट। ये शर्ट, ये एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है माइलिन शीट। ये माइलिन शीट गई और यहाँ से आपके टर्मिनल ब्रांचेस के ऊपर ये क्या है बेटा? ये आपके साइनेप्टिक नॉब है और इसने इन्फॉर्मेशन आगे ट्रेवल करा दी। आई होप आपको समझ आ गया
होगा कि एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल होती है और नर्वस टिश्यू का काम क्या है। जी हाँ, नर्वस टिश्यू का काम होता है, द रोल ऑफ नर्वस टिश्यू इज इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल कराना। आप जहां पर भी फील कर पाते हैं सब नर्वस टिश्यू के कारण होता है और इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व सेल दैट इज नोन एज न्यूरॉन। और यहां पर हमारा खत्म होता है पूरा एनिमल टिश्यू। आई होप आपको पूरा एनिमल टिश्यू अच्छे से समझ आया होगा। एनिमल टिश्यू के चारों टाइप्स देखे हमने, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू में चारों टाइप्स देखे। बेटा बीच बीच में हो सकता है आपको कैमरा पोजीशनिंग के कारण मैं नहीं दिखाऊं बट मेरा साउंड आपको आ रहा होगा, है ना। इनकेस अगर कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि सर हमें ये दिक्कत है, मैं उसे रिजॉल्व करता हूं, है ना। आई होप आपको वीडियो में सब समझ आएगा और आपको एनिमल टिश्यू वन शॉट में पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो भाई आग लगाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है भाई। और स्प्रेड करो, जितने भी लोगों को रिक्वायरमेंट है सबको काम आना चाहिए। एग्जाम टाइम पे आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी और मैंने एनसीईआरटी पूरी कवर करने का प्रयास करा। दिस वीडियो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। पूरी एनसीईआरटी को मैंने कवर करके रखा है। आपकी स्कूल एग्जाम्स वगैरह के लिए, सब के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी ये। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए और किसी टॉपिक्स के ऊपर, कमेंट करो भाई, मेंशन करो, और इसे जितना हो सकता है उतना फैलाओ, ठीक है। तब तक के लिए ओके भाई, मिलते हैं अलग एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चलो भाई, ओके।